तो दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर हाजिर होता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है दोस्तों। प्लस सीरीज के अंतर्गत हम लोग ने काफ़ी टॉपिकों को डिस्कशन किया है। आधुनिक भारत पे भी हमारा डिस्कशन चल रहा है और उससे पहले भी हम लोग ने विश्व के भूगोल पे भी देखा है। भारत के भूगोल पे देखना बाकी है प्यारे दोस्तों। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। 400 क्वेश्चनों तक हम लोग ने देख लिया है, उससे पहले भी और एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी डाले जा चुके हैं। ऑनलाइन प्रश्न भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 1935 के अधिनियम को, दूसरा है 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, 1919 के अधिनियम को। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। प्यारे दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को देखें दोस्तों, जिससे उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। और दोस्तों हमारा या माफ़ कीजिएगा हमारा जो है वो मनोबल भी बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग इस चैनल से जुड़ सके। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जाएगी दोस्तों उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। तो निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, 1919 के अधिनियम को। तो प्यारे दोस्तों निम्न में से जिसे मिनी संविधान कहा जाता है वो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। तो ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे दोस्तों, तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था कि 44वां। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। मान के चले कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में या 1978 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहले, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थीं, तो ये बिल्कुल गलत है प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है, बिल्कुल ये भी सही है। तो पूछा है निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है, तो वो होगा प्यारे दोस्तों मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थीं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। पहला है बहुमत वाले दल की सत्ता, दूसरा वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, तीसरा है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, और चौथा है सभी। तो निम्न में से कौन भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता की, तो बहुमत वाले दल की सत्ता,
ये भी गलत है दोस्तों। वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, ये भी गलत है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, ये भी गलत है। तो विशेषता तो प्यारे दोस्तों ये कोई भी विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 20 से 22 के बीच में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 29 से 30। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। दोस्तों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है, बिल्कुल सही है। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद आपके 23-24 में दिया गया है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में कहा गया है और 23 में भी कुछ उसका कुछ शोषण से संबंधित है। 23-24 तो ये इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच दिया गया है, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 20 से 22 दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, नागरिकता भाग 2 में है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में है और राज्य सरकारें हैं जो हैं वो भाग 6 में है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए संघ और उसका क्षेत्र, तो विभाग 1 में है, नागरिकता भाग 2 में है, राज्य सरकारें भाग 6 में है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 3 में नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बात समझ आ रही है, भाग 3 नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 312 के संबंध लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आजकल जबान कुछ ज़्यादा लड़खड़ा रही है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। दोस्तों अगर बात की जाए कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए अनुच्छेद 110 का जो संबंध है वो धन विधेयक की परिभाषा से बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, 51A मौलिक कर्तव्य से, लेकिन अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। बहुत ही आसान उत्तर है प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्र से, पंचायती राज से। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोस को देखें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरी कोशिश में लगा हुआ है जिससे आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें, अपनी मेहनत को अच्छा सा अंजाम दे सकें आप लोग। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सातवीं अनुसूची का संबंध है प्यारे दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में ब्रिटेन के संशोधन से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, लेकिन मूल अधिकार नहीं लिया गया है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 29-30। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का भी सेगमेंट, आज का भी सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। पहले भी 1500 के आसपास लगभग प्रश्न डाले जा चुके हैं। दोस्तों निम्न में से जो मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है वो है अनुच्छेद 20 और 21। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। राज्य विधान परिषद की बात की जा रही है दोस्तों। सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति जो है वो संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। दूसरा, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता भी रखता हो, लाभ के पद पर न हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी योग्यता रखता हो। तो निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मान सकते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अगर बात की जाए विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना। दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता भी रखता हो। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लाभ के पद पर ना हो, ये बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी योग्यताएं रखता हो, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? बी सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद चुनाव हो जाना चाहिए? 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर 12 महीने के बाद? राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। लगाने का प्रयास करें, उत्तर दिया करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है दोस्तों। ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़िए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, उसको
पढ़िए और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका भला ज़रूर होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जाएँगे इस चैनल से। तो देखते हैं, राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 महीने के बाद। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाई दोस्तों, 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? सभापति को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को? विधान परिषद का कोई अगर सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको देता है? सभापति को देता है, अध्यक्ष को देता है, मुख्यमंत्री को देता है या फिर राज्यपाल को देता है? दोस्तों, विधान परिषद का कोई सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा सभापति को देता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? यानी कि जब विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग नहीं लेता? स्नातक लोग, नगर पालिका के सदस्य, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, जिला पंचायत सदस्य। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्नातक लोग भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। नगर पालिका के सदस्य भी भाग लेते हैं, ये भी सही है। माध्यमिक स्कूलों के जो अध्यापक होते हैं वो भी भाग लेते हैं, पर जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। यही पूछा, विधान परिषद सदस्य का चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान सदस्य नहीं लेता है, तो यही हो जाएगा राइट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपाध्यक्ष को? तो प्यारे दोस्तों, अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जब अपना त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भी भाग ले सकता है। कोरम एक सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है। तो निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कथन की कौन सही नहीं है, तो एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। एक मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। कोरम एक सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, ये भी सही है। महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि महाधिवक्ता जो है सदन में वोट नहीं डाल सकता है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो ऑप्शन ए डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है। वह दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री पेश करता है। ये कथन गलत है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभापति का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? जो सभापति होते हैं उनके वेतन और भत्ता कौन तय करता है? विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निम्न में से कोई नहीं। तो सभापति का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? कौन इसका निर्धारण करता है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो पहले दोस्तों, सभापति का वेतन और भत्ता जो तय करता है वो विधानमंडल तय करता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में
भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 24, 22, 14, 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? वह दोस्तों बहुत ही आसान उत्तर है, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 22। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में और 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय भाषाओं के संदर्भ में सही है? भाई दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ये ऑप्शन जो है दोस्तों ये गलत है। अगला कथन क्या है? राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा होगी, ये बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 324 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा है और 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 की बात करें तो राज्य की राजभाषा, संघ की राजभाषा है, माफ कीजिएगा, राज्य की नहीं संघ की राजभाषा है। 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, बिल्कुल सही है। राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345 में है, बिल्कुल सही। 351 का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा से संबंधित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो राज्यपाल ही ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा तब कर सकता है जब वो राष्ट्रपति की पहले अनुमति ले ले। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।